Hello everyone and welcome to Career Launcher. This is me Salih Ahmed. We are starting actually a new series, and this series is about the GK and current affairs which are asked in the MBA exams. I hope you all are aware that in exams like XAT, CMAT, CUET, even GK and current affairs are also asked. So Saturday को this class actually would be going on Saturday 8:30 p.m. ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा. सो ये इसका क्लास का शेड्यूल है. ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. अच्छा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? सो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, जस्ट राइट इन द कमेंट्स. एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर यू आर ऑडिबल, सो दैट. ओके, so just before moving on guys, this is actually a small announcement, and this is about the XAT 2025 form filling instruction step by step. And on 22nd July, that is day after tomorrow, we'll be having a session on the same YouTube channel. So इसी YouTube channel पर 22 जुलाई को एक हम लोग का सेशन होगा XAT 2025 फॉर्म फिलिंग का, पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन. इसलिए कि आप ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा. ठीक है, इसलिए कि जल्दी में गलत सलत हो जाए, उससे बेटर है कि जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन एक्चुअली यू शुड फिल द फॉर्म. ठीक है. दूसरा एक और जो सेशन होने जा रहा है फ्यूचर प्लान, मतलब वो 24 जुलाई का प्लान है, वो 8:30 PM पर with Gautam Baba sir, and this is about DILR 1000 introduction 99 percentile strategy. ठीक है, and he is of course an IIM pass out, IIM Calcutta. ठीक है, तो ये दोनों सेशन इंपॉर्टेंट है, सो डू कीप इट माइंड. तो इसमें करना ये है कि आप पहले आप चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, ताकि जब नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सो लेट्स बिगिन. एक्चुअली मैं क्या करूंगा इस सीरीज में, जो कि मैं एवरी सैटरडे को 8:30 PM पे चलेगा, इसमें आई विल एक्चुअली डिस्कस द स्टैटिक जीके. ठीक है, एंड इन फ्यूचर आई विल कम अप विद करंट अफेयर्स आल्सो. ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल इज वेल. नाउ the reason why I will be discussing previous year question is you will get an idea which type of questions are asked in the exam. ठीक है, तो कुछ स्टैटिक जीके होगा, कुछ करंट अफेयर्स होगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होगा, सब मिला जुला करके हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये जनरली क्विज फॉर्मेट में होगा. आई विल गिव यू द क्वेश्चन और आप कोशिश करेंगे इसका आंसर करने का. ठीक है, सो इफ यू नो द आंसर फाइन, इफ यू डू नॉट नो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. तो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, प्लीज आंसर इट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to the pressure. This law is known as Avogadro's law, Charles law, Boyle's law, Gay-Lussac's law. अगर आपने ये CMAT में क्वेश्चन आया था 2023 में, तो अगर आपने if you have actually read the concept of PV is equal to nRT, ये आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा, if you have read chemistry in class 11th and 12, you must be aware of it. कोई बता सकता है? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये वाला टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है, एन भी अगर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब है कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना. या हम लोग लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट. ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है. सो ये कौन से लॉ में है ये? सो द राइट आंसर एक्चुअली इज, एनीवन प्लीज कोई कमेंट, इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इन द कमेंट. So actually the right answer to this question is C. Boyle's law is the right answer to this question. ठीक है, so Boyle's law में था, है ना. So C is the right answer. Now let's move on to the next one. The question number 2. The question number 2 says dash of Indian Constitution deals with the 22 languages recognized by the Constitution. Your options are 10th schedule, 8th schedule, 11th schedule, 12th schedule. तो actually क्या है? We are having total 12 schedules in the Constitution. टोटल 12 शेड्यूल है और डिफरेंट शेड्यूल्स डिफरेंट चीजों के रिलेटेड बात करता है. एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस मेंशन है. सो अर्लियर व्हेन एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन 1950, देयर वर 14 लैंग्वेजेस मेंशन्ड एंड नाउ वी आर हैविंग 22 लैंग्वेजेस इन टोटल. ठीक है, ओके. तो आपको ये बताना है कि कौन सा शेड्यूल इससे रिलेटेड डील करता है. प्लीज आंसर इट इफ यू नो द आंसर. Anyone? If you know the answer, please answer it. The right answer is 8th schedule, so B is the right answer to this question. ठीक है, so 8th schedule आप पढ़ोगे, so it talks about that. ठीक है, about the 22 languages. Similarly 7th schedule जो है it talks about the union list, state list, concurrent list. ठीक है, और भी जैसे 10th schedule talks about anti-defection law. So basic famous schedules जो है वो सब आपको याद होना चाहिए, because of course these types of questions are asked in the exam.
लेट्स मूव ऑन, है ना. तो ये 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस हैं. दीज आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस mentioned in the Indian Constitution. तो Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. ना उसमें कुछ चीज बताना चाहिए. हिंदी इज प्रेजेंट, ऑफ कोर्स. इंग्लिश इज नॉट प्रेजेंट. ये कभी कभी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल. उसमें एक ऑप्शन इंग्लिश दे देंगे. क्यों? बिकॉज इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज. इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है. तो बाकी सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस है, ठीक है. सो इवन उर्दू इज ऑल्सो एन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है. सो डो नॉट से कि इंडियन लैंग्वेज नहीं है. जैसे पर्शियन एंड अरबिक केम फ्रॉम फॉरेन, बट उर्दू इज एन इंडियन मेड लैंग्वेज, ठीक है. सो इसीलिए, और बाकी सब जो जितना लोकल लैंग्वेजेस हैं, दीज ऑल आर मेंशन्ड इन दीज 8 शेड्यूल्स. Okay, so these are the Indian languages. Now the next one is, which part of the Indian Constitution deals with the fundamental rights? Your options are part 2, part 3, part 4, part 5. What is the right answer? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट से डील करता है? सो फंडामेंटल राइट के लिए विच पार्ट टॉक्स अबाउट इट? इफ यू नो द आंसर, प्लीज आंसर इट. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. अगर आपको आंसर आता है तो आप जवाब जरूर दो. द राइट आंसर इज पार्ट 3, है ना. आर्टिकल 12 to 35 deals with this, ठीक है. So B is the right answer. Yes, Aranya Gupta, you are right. B is the right answer to this question. Good, fantastic. है ना. Okay. Now the next one is question number 4. Question number 4 says, who is known as the father of Indian Constitution? या कभी कभी ऐसे लिखा था, who is known as chief architect of Indian Constitution? Chief architect of Indian Constitution. क्या आंसर होगा बताइए? Anyone? Father of Indian Constitution या chief architect of Indian Constitution? In fact, he was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly. Chairman of drafting committee of the committee, double open, of the Constituent Assembly. सबका आंसर एक ही होगा, है ना. Constituent Assembly. So what is the answer? The right answer actually is option C, Dr. Bhimrao Ambedkar. Yes, Sandeep Hota, Aranya Gupta, you both are right. C is the right answer to this question. ठीक है. Okay, let's move on, है ना. Principal architect, chief architect, ये सब भी लिखते हैं उनके बारे में. The next one is, what is the minimum age for becoming the president of India? 30 years, 35 years, 40 years, 45 years. अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? Anyone? So अब गेस कर लो, अगर नहीं आता तो एक बार गेस मार लो. देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. 40-45 तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है. यही दोनों में इसको एक होगा. सो द राइट आंसर इज बी, 35 years इज द राइट आंसर. ठीक है. कुछ चीज याद रखना, जैसे अगर इफ यू वांट टू बिकम अ लोकसभा एमपी तो 25 साल एक चाहिए होता है, 25 years. सो इफ यू वांट टू बिकम अ राज्यसभा एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू नीड 30 years. ठीक है. If you want to become a president of India, 35 years. If you want to become governor, इनके लिए भी 35 years होता है. गवर्नर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ. अब कोई पूछे कि सर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? हाँ, इसका तो आंसर बी है. यस, आरण्य गुप्ता एंड संदीप होता है राइट. सो बी इज द राइट आंसर. अब कोई बच्चा पूछे कि सर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, सर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहे तो आपको लोकसभा का एमपी चाहिए, चाहे राज्यसभा का एमपी होना चाहिए, राइट. तो अगर मिनिमम देखोगे 25 या 30 में, तो 25 मिनिमम है. सो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यू शुड बी एटलीस्ट 25 years of age. ठीक है. So ये सब चीजें पता होना चाहिए. So B is the right answer to this question. Now the next one is, which amendment of the Indian Constitution lowered the voting age from 21 to 18 years? यानी पहले minimum age for voting was 21 years. Later on it got changed to 18 years. अरे पहले ये था कि कम से कम आपको 21 साल का होना है तभी आप वोट कर सकते हो, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और मिनिमम एज जो है that was made to 18 years. यानी even if you are 18 years you can vote. तो ये कब चेंज किया गया था? Actually, it happened during the time of Rajiv Gandhi, when Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India, during 61st Amendment. So C is the right answer. 1985-86 के आसपास की बात है. हाँ, 88. Sorry, हाँ. 61st Amendment reduced the minimum voting age from 21 to 18. So C is the right answer. ठीक है. Now, the next one is, which article of the Indian Constitution deals with a right to education? Your options are Article 21 capital A, Article 19, Article 25, Article 14.
राइट टू एजुकेशन ये बाद में ऐड किया गया है ना, सो ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज नॉट मेंशन्ड, लेटर ऑन दिस वाज एडेड. राइट टू एजुकेशन इज एक्चुअली अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, उससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था. सो सुप्रीम कोर्ट पास्ड द जजमेंट एंड आफ्टर दैट द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू include it in the constitution. So which article talks about it? आप गेस करो, नहीं आता है ट्राई मारो. यस, आरएनए गुप्ता, वेरी गुड. आर्टिकल 21 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट इट. ठीक है, देखो एक ये होता है, जैसे अगर हालांकि क्लॉज ए नहीं है 21 में, ये क्लॉज ए होता है. अगर 21 कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए पढ़ते हैं. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, आर्टिकल 21 कैपिटल ए. ठीक है, सो इसमें क्या है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू द पीपल ऑफ 6 to 14 ईयर्स. सो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन है वो उनका फंडामेंटल राइट है. इट मींस इट इज द कंपल्सरी ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम. If the government is not able to provide them, I mean, it is considered as a sort of a failure that the government is not able to provide education. ठीक है, so 6 से 14 साल के बच्चे को प्रोवाइड करना फंडामेंटल राइट है बच्चे का या बच्ची का, दोनों ऑफ कोर्स, बोथ मेल एंड फीमेल, that the government is supposed to provide. अगर वो प्राइवेट कंपनी से, स्कूल से नहीं ले पा रहा है, उसके मम्मी पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, so A is the right answer. Okay, the next is the concept of directive principle of a state policy is borrowed from which country? DPSP we call it as, है ना, directive principle of state policy, part 4. ये कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस. From where we have taken. अच्छा, सिमिलरली आप बताओ फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? So if you know the answer, please answer it in the comment section. हाँ, so we have taken DPSP from Ireland, USA से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिया है. ठीक है, so here the right answer is C. Okay, so है ना, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे यूके से, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स वहां से लिया, कंसेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लोअर हाउस, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट मिनिस्ट्री, है ना, रिट पिटिशंस होता है, ये सब हम लोग यूके से लिया है. देन यूएसए से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फंडामेंटल राइट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये. फिर प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट के रिमूवल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब. ठीक है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है. तो सब नहीं याद रखना है, इंपॉर्टेंट वंस जैसे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि कभी कभी पूछते हैं, है ना, इसमें बिल ऑफ राइट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, इम्पीचमेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आयरलैंड में डीपीएसपी पूछते हैं. ठीक है, so these are the basic things you should be knowing it. Now the next is who appoints the governor of a state in India. अच्छा, एक बार सवाल आया था जैट में. ठीक है, एक्सएलआरआई होता है ना जैट के एग्जाम में, आई थिंक 2000 if I'm not wrong 2017 जो जनवरी में एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज, लिखा हुआ था इलेक्टेड, अपॉइंटेड, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, ऐसा वर्ड लिखा हुआ था. ठीक है, और एक चौथा भी कुछ था. सो द आंसर इज द गवर्नर इज अपॉइंटेड. ठीक है ना, नॉट इलेक्टेड, इलेक्शन नहीं होता उनका, नॉमिनेटेड भी नहीं होता है. द वर्ड यूज इज द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय होम. कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है विद एक्चुअली द एनीवन, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. सो प्रेसिडेंट एक्चुअली अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट. जितने भी बड़े लेवल की अपॉइंटमेंट होती है ना सेंट्रल लेवल पे, ऑल आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द president. Like president appoints prime minister, president appoints chief justice of India, president appoints governor, president appoints UPSC chairman, president appoints CAG, president appoints supreme court judge, president appoints high court judge, etc. So here the right answer is A, president is the right answer. ठीक है, okay. The next one is which amendment of the Indian constitution made right to education a fundamental right? अभी मैंने बताया कि it was not originally mentioned, later on it was added by in article 21 capital A. Originally संविधान में नहीं मेंशन था. ठीक है, but later on by constitutional amendment right to education was made a fundamental right. So please tell me which amendment brought this concept. हाँ, इससे पहले का A आंसर था आरएनए गुप्ता, you were right. Right to education a fundamental right कौन से amendment में आया? The right answer is 86th Amendment 2002. So C is the right answer to this question. ठीक है, okay, है ना, है ना, right to education not for information. ठीक है, fundamental right. ठीक है, so C is the right answer, है ना. 6 to 14 years मैंने बता दिया, 86th Amendment. The next is, देखो इस तरह का मैच द फॉलोइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है.
आई थिंक CMAT में पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड भी, सो यू शुड बी नोइंग इट, दीज आर बेसिक थिंग्स। और तो अगर आपको अभी कुछ स्पेशल बायोलॉजी नहीं भी पढ़ा है ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो, तो भी आप बहुत हद तक पहुंच सकते हो आंसर पे। नाउ सो आई एम गिविंग यू सम टाइम बिकॉज इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा ऑप्शन मैच कराने में, एंड प्लीज गिव मी द आंसर। सो आई एम गिविंग यू अ टाइम, लेट्स से 50-60 सेकंड्स, एंड प्लीज आंसर इट। देखो, हो सकता है आप हर्ब्स के बारे में नहीं जानते हो, रेबीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि अच्छा डॉग बाइट से हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। एड्स के बारे में थोड़ा तो जानते हो कि एड्स एक्चुअली, लेट मी राइट इट इन कैपिटल, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आपको ये पता होगा कि एड्स जो होता है, अगर किसी को हो जाता है तो बहुत कमजोर हो जाता है, और उसमें होता यह है कि अगर कोई और बीमारी होगी तो वो फौरन उसकी डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। तो एड्स में क्या होता है, उसका जो है जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम लोग कहते हैं। तो C का 2 इतना तो आप कर सकते हो। तो C का 2 कहां पर है, एक ही जगह तो है, इतना आसान है ये, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एक्चुअली B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक ये, दूसरा चलो मैं बताता हूं, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग यू आई एम सपोज्ड टू टीच ईच एंड एवरीथिंग। हर्ब्स जो होता है ना, वो स्किन बीमारी होती है, ऐसा कुछ होता है हर्ब्स में, ये देख रहे हो, इस तरह की बीमारी हर्ब्स ओके कहलाती है। सो दिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इन स्किन, मतलब स्किन में इन्फेक्शन। रेबीज जो होता है ना, डॉग बाइट से होता है, जब कुत्ता काट लेता है, और इससे क्या होता है, कभी कभी आदमी का नॉर्मल बिहेवियर होने लगता है, नर्वस सिस्टम, दिमाग पर असर पड़ता है। आई होप, लेट मी राइट इट विद सम अदर पेन। सो रेबीज के लिए नर्वस सिस्टम, ओके। गोइटर जो होता है ना, वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन, लेट मी राइट, लैक ऑफ आयोडीन। यहां पर होता है गर्दन के पास, यहां पर है ना थायराइड ग्लैंड जो होता है, यहां पर जो है एक्चुअली, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड, समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है। और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। कई बार एग्जाम में डेफिशिएंसी से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पूछते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, या आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना, स्कूल डेज में पढ़ाया जाता है। सो द राइट आंसर इज बी, ठीक है। यस, आराने गुप्ता, संदीप होता, यू ऑल वर राइट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ दिस इज अ हिस्ट्री क्वेश्चन, ये भी एक प्रीवियस ईयर पेपर का है, आई थिंक CMAT में पूछा था। ये हिस्ट्री में क्या है, डिफरेंट मूवमेंट्स या डिफरेंट इंसिडेंट्स है, और उसको ईयर से मैच कराना है। मैच कराइए, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम मैच कराने के लिए। देखो, खिलाफत मूवमेंट का पूरा नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, है ना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था 1920 से 1922 तक था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन 1905, ठीक है। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन मार्च 1942, मार्च 1942। गांधी इरविन पैक्ट आई थिंक 31 मार्च था ना, 1931। तो आप इसको मैच करा लीजिए। एक आंसर 3 होगा, एक आंसर 3 कहां पे, तो ये वाला कट गया, और बी का आंसर 4 होगा। सो बी का आंसर 4 कहां पे, ये वाला है, तो ये होगा आंसर, है ना। और सी का 2 होगा एंड डी का 1 होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? सो होपफुली ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रीड द हिस्ट्री फॉर दैट। ये बेसिक इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत लेस इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अच्छा, ये क्यों बता रहे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओ, कभी कभी ने 2-3 मैच कर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये पूछा, फिर रिपीट होकर क्या पूछेंगे, एक जगह ऑप्शन में दोबारा खिलाफत मूवमेंट दे देंगे। अगर आप इसकी चारों को रट के चले जाओगे तो कोई एक फिर से मैच कर जाएगा, वो मैच करा करके आप आंसर तक पहुंच जाओगे। दैट इज व्हाई समटाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी व्हिच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल वाज फॉट इन व्हिच ईयर। कौन से साल लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी? अच्छा, प्लासी का लोकेशन कोई बता सकता है कहां पर है? एनीवन? वेयर डू यू फाइंड द प्लासी? एंड इट हैपेंड बिटवीन एक्चुअली ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला एंड ये कहते हैं नवाब ऑफ बंगाल। ब्रिटिश में रॉबर्ट क्लाइव वाज देयर द लीडर, ठीक है। हाँ, लोकेशन इज वेस्ट बंगाल, राइट, आराने गुप्ता। प्लासी जो है ना, वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। एंड व्हाट इज द आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन से ईयर में हुआ था?
The right answer is 1757 AD. So A is the right answer to this question. ठीक है. And was a decisive victory by British East India Company, है ना, led by Robert Clive, है ना. ठीक है. So यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे कोलकाता, somewhere here you will find कोलकाता. कोलकाता से थोड़ा सा नॉर्थ जाओगे, somewhere here you will find Plassey. ठीक है, बहुत फेमस थी जंग. So in the history, the next one is the Quit India movement was launched by Gandhiji in which year? Quit India movement was launched by Gandhiji in which year? 8th August. बताइए ईयर का नाम बताइए. और इसी में गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन भी दिया था ना, डू और डाई. So what is the right answer? 8th August 1942. So the right answer is C. Yes, Arane Gupta, you're right. C is the right answer. है ना? ना मुंबई में. Yes, C is the right answer. So Arane Gupta and Sandeep Hota, you both were right. The next is who is considered as the founder of Indian National Congress in 1885? December 1885 में Indian National Congress was formed. Founder कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी, A.O. Hume. What is the right answer? Anyone? A.O. Hume, Alan Octavian Hume. ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ICS ऑफिसर वगैरह कह सकते हो, सिविल सर्वेंट, इंपीरियल सिविल सर्विस कहते थे. ठीक है. सो रिटायर्ड ऑफिसर थे and he actually established the Congress. So D is the right answer. ठीक है. Now the next is who was the last Viceroy of India? Your options are Lord Mountbatten, Lord Curzon, Lord Dalhousie, Lord Wavell. Last Viceroy of India means when the Viceroy of British when India was getting independence. 15th August 1947. Who was the last Viceroy? जब आजादी मिल रही थी तो Viceroy कौन थे? Anyone? देखो यार इतना आसान क्वेश्चन है, इनकी फोटो भी लगा दिया, नाम भी लिख दिया, लॉर्ड माउंटबैटन. So Lord Mountbatten was actually the Viceroy of India when India was getting independence. So you can say the last Viceroy of India. So the right answer is A is the right answer. Yes, Arane Gupta, you're right. ये तो सामने में चीटिंग क्या करना, ओपन चीटिंग करना, बस देख के बता देना है. ठीक है. So you should know it. A is the right answer. Now the next is है ना. So transfer of power happened under his regime and all. The next one is okay. Before moving on, there's a small announcement. So this is a class on this that will happen on 22nd July on the same YouTube channel. ठीक है. So XAT 2025 form filling instruction. ठीक है. तो जो लोग भी XAT का फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, परसों आएगा 22 जुलाई को, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा. ठीक है. And the next is 24th July को at 8:30 PM we'll be having session with Gautam Baba sir. DILR 1000 introduction 99 percentile strategy from IM alumni. I am a Calcutta pass out. ठीक है. Okay. तो ये दोनों सेम यूट्यूब चैनल पे होगा. ठीक है. सो ऑफ कोर्स डू फॉलो दैट. द नेक्स्ट इज द जलियांवाला बाग मैसेकर occurred in which year? I hope you are aware. Jallianwala Bagh actually you will find it in Amritsar. Amritsar is actually you will find it in the state of Punjab. वहाँ हुआ ये था कि जनरल डायर entered and opened fire on the common people and many people actually died. This happened on 13th April 1919. So the right answer is A is the right answer. Yes, you're right. Arane Gupta, A is the right answer to this question. Jallianwala Bagh massacre 13 अप्रैल 1919. ठीक है. जनरल अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डायर. A is the right answer. The next हाँ देख लेते हैं थोड़ा सा. ये स्टेट ऑफ पंजाब देख रहे हो, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब, यहीं पे फिर यहाँ पे आपको जलियांवाला बाग मिलेगा अमृतसर में. ओके. The next is the Rowlatt Act was passed in which year? 1919, 1920, 1935, 1942. कौन से साल पास हुआ था Rowlatt Act? Anyone? Again, इससे जस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर से जस्ट पहले का इंसिडेंट है मार्च 1919 में. ठीक है.
उसी के बाद प्रोटेस्ट हुआ, वैसे से फिर जलियांवाला बाग मैसेकर लिंक्ड है एक्चुअली. A is the right answer. Yes, Aryan Gupta, very good. A is the right answer to this question. है ना? उसमें इसको ब्लैक एक्ट कहा गया इसलिए कि अ पर्सन कैन बी जेल्ड फॉर 2 years विदाउट ट्रायल. बिना अदालत में, बिना पुलिस पकड़ के जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए. अब कोई केस उस नहीं चले, कोई ट्रायल नहीं होगा. So that is why Gandhi ji called it, many people called it as Black Act. Okay. The next is the Lahore session of the Indian National Congress in 1929 is well known for launching of Quit India movement, Purna Swaraj resolution, All India Muslim League, Indian National Army formation. लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ था दिसंबर 1929 में. Why it is so famous? बहुत रिमार्केबल है, बहुत फेमस है कांग्रेस का 1929 का दिसंबर का सेशन. देखो लाहौर उस वक्त ऑफ कोर्स 1947 से पहले ऑफ कोर्स लाहौर वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स. सो क्या हुआ था, व्हाट वाज द सो स्पेशल? देखो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का है. तो 1929 1942 बहुत सारा गैप है ना, तो ये तो उसकी चांसेस कम ही है. मुस्लिम लीग 1905 1906 के आसपास बनी थी, ये भी नहीं होगा. इंडियन नेशनल आर्मी भी नहीं होगा. ठीक है. द राइट आंसर इज अडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन. ये इरादा ये किया गया था दिसंबर 1929 को कि वी विल सेलिब्रेट नेक्स्ट मंथ यानी 26 जनवरी 1930 एज द पूर्ण स्वराज डे. पूर्ण स्वराज डे मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे. इसी वजह से दिस इज द रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट एक्चुअली द रिपब्लिक डे. मैं बताता हूं क्यों. जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड है ना, तो फुल इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था? 2 महीना वेट किया गया था 26 जनवरी 1950 का. तो ये वेट क्यों किया गया था 2 महीना? Why we waited for 2 months? The reason is we wanted to match this date 26 January 1950 with this 26 January 1930. ठीक है, इसीलिए. Okay, so B is the right answer to this question. ठीक है guys, is it clear? है ना? तो यहाँ पर अब now लाहौर is currently in पाकिस्तान. यहाँ पर रावी रिवर जाती है. The next one is the first Indian to be elected to the British Parliament was गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू. वो इंडियन थे और वो जो है इलेक्ट किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में. बताइए नाम. एनीवन? द राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी. इनका एक और नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. और इनकी एक बहुत फेमस बुक है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है. सो द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर. ओके ओके. है ना, फ्रॉम लिबरल पार्टी एंड ऑल. सो 1892 में इलेक्ट किए गए थे. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में. द नेक्स्ट वन इज द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 लेड टू व्हाट? सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कमेंसमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी, अडॉप्शन ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. चौरी चौरा आपको कहां पे मिलेगा? ईस्ट यूपी में, गोरखपुर के पास में. इट्स यू विल फाइंड अ प्लेस इन ईस्ट उत्तर प्रदेश. यहाँ पे हुआ क्या था कि एक्चुअली जो प्रोटेस्ट जो मूवमेंट था ना, that actually turned violent and 22 policemen got burnt. तो हुआ ये था कि वायलेंस हो गया था और पुलिस चौकी पूरी जला दी गई. तो 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी जलने से. तो फिर गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोक दिया था. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच मूवमेंट? बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 से 22 तक चला था. बताया था कि नहीं? और तो यहाँ 1922 लिखा है ना, वही फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था. चौरी चौरा इज अ प्लेस इन ईस्ट यूपी वेयर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टर्न्ड वायलेंट and the people actually those who were protesting, they burned actually the entire police station where 22 policemen died. तो जब डेथ हो गई तो गांधी जी ने क्या कहा था?
So गांधी जी believed in the concept of non-violence. So गांधी जी ने फौरन विड्रॉ कर लिया मूवमेंट, saying that actually the movement has turned violent. इसीलिए गांधी जी ने उसको फौरन रोक दिया मूवमेंट. ठीक है, so just have an idea. A is the right answer. Let's move on to the next one. है ना? Who defeated Rani Lakshmibai in her last battle? So Rani Lakshmibai actually fought जो 1857 रिवॉल्ट हुआ था ना अगेंस्ट ब्रिटिश, 1857 रिवॉल्ट ऑफ, हाँ, सो उसको खतर भी कहते हैं रिवॉल्ट को, 1857 रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश. इसमें कौन सी जगह से, फ्रॉम विच प्लेस रानी लक्ष्मीबाई रिवॉल्टेड, कौन सी जगह से थी ये तो पता होगा, इतना फेमस है रानी लक्ष्मीबाई. एंड एक्चुअली जो उनके सामने जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो कौन थे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर who actually and she fought actually bravely, but at the last she actually died. तो सामने जो उनके थे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम बताना है, और ये पूछा भी गया था. प्लेस था रानी लक्ष्मीबाई झांसी. झांसी की रानी बहुत फेमस है, ये तो everyone should be answering it. Yes, Arane Gupta, right. So the right answer is Hug Rose. So C is the right answer to this question. ये CMAT में 2023 पूछा हुआ है. ओके, आप देख सकते हैं मैंने कुछ अटैच कर दिया कि दिल्ली में जो थे बहादुर शाह टू, ये बहादुर शाह जफर वाज इन द रिवॉल्ट, और ब्रिटिश ऑफिसर थे जॉन निकलसन. ठीक है, तो ऊपर ऐसे लिख देते हैं, ये प्लेस है, ये रिवॉल्ट के लीडर है, रिवॉल्ट लीडर. ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश ऑफिसर है. ठीक है, सो आप देख सकते हो जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, है ना, ठीक है, बिहार में वीर कुंवर सिंह, लाइक दैट, है ना. सो ओके, अब यही वाला पूछा था, कौन सा पूछा था, ये वाला पूछा था, है ना. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ओके, द नेक्स्ट वन एज ये भी CMAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसका मैच द फॉलोइंग कराना है. ये कैपिटल्स है और कंट्री है. ठीक है, तो ये सारे कंट्री हैं और ये सारे इसके कैपिटल है. तो देखो, आई नो कि हो सकता है सब आपको नहीं पता हो, बट इसमें से कुछ तो आपको पता होना चाहिए. यू कैन से कि सर हमको नहीं आता है, नहीं हो पाएगा. एक आध दो तो आपको पक्का पता होना चाहिए. जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज में था 2022 से ही. तो जब आप पढ़ रहे होगे तो रशिया की कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल बार बार न्यूज में, अखबार में आ रहा था, लोग डिस्कस कर रहे थे. तो आपको यूक्रेन की तो कैपिटल पता होनी चाहिए ना. अगर आप यूक्रेन की कैपिटल पता होती तो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते. ठीक है, जैसे यूक्रेन की कैपिटल एक्चुअली है कीव. ठीक है, तो सी का 1 दो जगह है सिर्फ, हो गया. तो अब ए और बी काट दो. ठीक है, अब थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है. देखो ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, ये तो पता होगा, और बचपन में पढ़ाया जाता है. ऑस्ट्रिया, कनाडा का जो है ओटावा, ये सब जानते होगे आप लोग. फिनलैंड का हेलसिंकी. ठीक है, तो ए का 2 है ना, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3. So the right answer is option D. ठीक है, yes, Arane Gupta, Sandeep होता है, you both are right, very good. So D is the right answer to this question. तो इस तरह कैपिटल्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कुछ और कैपिटल्स भी I'll be asking. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कौन कंट्री है. फिनलैंड, यूक्रेन, कनाडा, ऑस्ट्रिया. तो यहाँ पर इंडिया है, ये यूक्रेन है, यहाँ पे फिनलैंड है, ये वाला यूएस के ऊपर जो ये कनाडा है, और ऑस्ट्रिया यहाँ पे. ठीक है, तो मैंने चारों कंट्रीज मैप में शो कर दिया आपको. ठीक है, द नेक्स्ट इज विच सिटी सर्व्स द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. अर्जेंटीना से एक बहुत फेमस फुटबॉलर आते हैं, आप नाम बता सकते हो. कैपिटल बताइए अर्जेंटीना की. दिस वेरी फेमस फुटबॉलर फ्रॉम दिस प्लेस. हाँ, वेरी गुड संदीप होता. द राइट आंसर इज ब्यूनस आयर्स, है ना. सैंटियागो जो चिली का कैपिटल है. ठीक है, फेमस फुटबॉल इज, हाँ, गोट, हाँ, लायनल मेसी अभी रिसेंटली न्यूज में थे ना शायद. सो द राइट आंसर, यहाँ पे आंसर है ए, ब्यूनस आयर्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, हाँ, तो कहाँ पर, चलो मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना. तो अगर आप देखोगे और से, तो ये ब्राजील, ये साउथ अमेरिका है ना, ये इंडिया है. तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना मिलेगा. अर्जेंटीना की कैपिटल ये जो नहीं, ये वाला कंट्री. अच्छा, मैं आ जा रहा हूँ क्या सामने, जस्ट वेट, लेट मी रिमूव माई सेल्फ. अब होपफुली आप देख पा रहे होगे क्लियरली. ठीक है, सो दैट इज अर्जेंटीना. ओके,
Now let's move on further. Which city serves as the capital of Russia? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कीव, नोविसिबिर्स्क. बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर होता है, आपको पता होना चाहिए रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है. ठीक है, सब पता होना चाहिए बेसिक थिंग. कैपिटल तो इट्स इजी, आई होप यू ऑल शुड बी आंसरिंग इट. द राइट आंसर इज मॉस्को, सो बी इज द राइट आंसर, है ना, कैपिटल ऑफ रशिया. द नेक्स्ट वन इज, हाँ देख लेते हैं मैप पे. यहाँ पर इंडिया है, दिस इज यूरोप, ये वाला रशिया है. तो रशिया में यहाँ पर यूरोप के हिस्सा में, आपको पता है ना, कुछ हिस्सा रशिया का वो यूरोप में, तो ये ऐसे है समथिंग, और बाकी रशिया जो वो एशिया में. सो मॉस्को एक्चुअली लाइज इन द यूरोप रीजन. द राइट आंसर इज बी. यस, अरण्य गुप्ता, संदीप होता, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? अच्छा, अभी रिसेंटली एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट हुआ है, आप बता सकते हो उसका नाम क्या है? उस इंटरनेशनल समिट का नाम बता सकते हो? कैपिटल ऑफ इटली में रोम, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस. एनीवन? A very famous summit recently happened. Yes, इसका कैपिटल तो रोम है. Yes, इटली. रोमन एम्पायर हुआ करता था किसी जमाने में. इटली में अभी एक G7 समिट हुआ. हाँ, yes, very good, Arani Gupta. G7 summit recently happened. Yes, Aman, Sandhu, Sandeep, Hota, you all right. Is the right answer to this question. है ना? तो इटली भी देख लेते हैं कहाँ पे. यहाँ पर इंडिया है, ये वाला इटली है ना. इटली की राजधानी रोम. द नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया इज. देखो, आई होप यू आर अवेयर, साउथ कोरिया इज एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, कार्स. जैसे एक गाड़ी है किया, आपने नाम सुना है साउथ कोरिया की? आई थिंक सैमसंग इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ कोरिया, आई गेस. तो साउथ कोरिया से बहुत सारी कंपनी, आई थिंक हायोंडाई इज ऑल्सो फ्रॉम देयर. एक्चुअली किया जो कार है ना, वो हायोंडाई की है. So South Korea is famous for the electronic goods and cars and automobiles as well. तो इसकी कैपिटल बताना है. और नॉर्थ कोरिया में, आई होप यू आर अवेयर, it is not very much connected with the rest of the world. So here the right answer is Seoul. A is the right answer. ठीक है. Yes, good. Sandeep Kota, Aranya Gupta, A is the right answer. ठीक है. शुभ्रा सिंगल, you all are right. कहाँ पर है देख लेते हैं. यहाँ पर इंडिया है, this is China, this is North Korea, and this is South Korea. So South Korea की कैपिटल Seoul है. And this is primarily a democratic country, but North Korea में, I hope you are aware, dictatorship is there. Pyongyang is its capital, है ना. And this is about it, है ना. चलो आगे चलते हैं. What is the capital of Egypt? Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan. इजिप्ट की कैपिटल क्या है? अच्छा, इजिप्ट ने एक कैनाल को कंट्रोल करता है जो कई बार न्यूज में रहता है. What is the name of that canal? कैपिटल ऑफ इजिप्ट बताइए. कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कैरो, या काहिरा भी लिखते हैं अरबिक में, काहिरा या कैरो इन इंग्लिश. एंड यस, वेरी गुड, अरहाने गुप्ता, यू आर राइट. और इजिप्ट कंट्रोल्स सुइज कैनाल, है ना, विच कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है. Now the next is, what is the capital city of Turkey? अब actually इस तरह लिखते हैं, तुर्की लिखते हैं ऐसे. They write like this. हाँ, Suez Canal. Yes, Shubhra Singhal, very good. Right. Capital of Turkey है इस्तांबुल, अंकारा, इजमिर, बुरसा. Anyone? The right answer is Ankara. अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं इस्तांबुल. Yes, Istanbul is also a very famous city of Turkey. ठीक है. इस्तांबुल को earlier we used to call it as Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे इस्तांबुल को, और ये बहुत फेमस शहर है टर्की का, बट वो कैपिटल नहीं है. करेंटली इट इज नॉट अ कैपिटल. कैपिटल इज अंकारा. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है ना. यहाँ पे इंडिया है, दिस इज टर्की. ये इस्तांबुल है, यहाँ पे अंकारा है, बट कैपिटल इज एक्चुअली अंकारा. हाँ, यस, शुभ्रा सिंगल, राइट. हाँ, सो द राइट आंसर इज बी. द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कैपिटल. अच्छा, एक दो चीज आपको पता होगा, इस्तांबुल में यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, कभी पढ़ना जाकर के बॉस्फोरस स्ट्रेट. स्ट्रेट्स भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट्स.
कनेक्टिंग सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी, ठीक है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? बैंकॉक, फुकेट, चियांग माई, पत्ताया. ये तो पड़ोसी मुल्क है, तो पता होना चाहिए, ठीक है. अंडमान निकोबार से बहुत नजदीक है थाईलैंड, ठीक है. बैंकॉक, यस, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर. यस, आराने गुप्ता, यू आर राइट. बैंकॉक इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. देखो यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, इसे नजदीक है एक तरह से, ठीक है. यहाँ पे बैंकॉक है, ठीक है. यस, शुभ्रा, सिंगल, संदीप, होता, अरण्या, यू आर राइट. ए इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर का मैं बताता हूँ. आई थिंक टेस्टनेट ने पूछा था, जहां तक हमको याद आ रहा है. टेस्टनेट या सीमैट ने पूछा था. अब तो टेस्टनेट वहां सीयूटी में चला गया, बट यू शुड नो इट. हु वाज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन द ईयर 2022? तो ये अब तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज अब जो है ना वो चेंज हो गए, तो पुराना तो पूछेंगे नहीं, अब तो नया पूछेंगे. सो प्लीज टेल मी राइट नाउ हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. तो ये अब ये चारों ऑप्शन अब रिडंडेंट है. अब आप बताओ हु इज इंडियाज नेवी चीफ, बिना गूगल सर्च किए, या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, दोनों सेम चीज होता है, ठीक है. हु इज इंडियाज नेवी चीफ. और अगर किसी को तीनों चीफ के हेड नाम बताए, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इफ यू नो इट प्लीज आंसर मी. बताओ, चलो आप हमको ये बताओ, आर्मी चीफ कौन है? हु इज द आर्मी चीफ, करंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? बिना नेट पे सर्च किया, हु इज द नेवी चीफ ऑफ इंडिया एंड हु इज द एयरफोर्स चीफ? सो इंडियन एयरफोर्स चीफ. और इन तीनों के ऊपर तो नहीं कहेंगे, बट फर्स्ट अमंग इक्वल्स एक और पोस्ट बनाया गया था, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, डिफेंस स्टाफ, वो कौन है? उनका नाम बताइए. हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ठीक है. तो देखो एक्चुअली क्या है, सब 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, ये भी 4 स्टार रैंक होते हैं. 4 स्टार रैंक, 4 स्टार रैंक एंड 4 स्टार रैंक, ठीक है. Who is the chief of defense staff? बताइए. खैर, so the right answer actually is, ये तो पुराना हो गया, नया वाला हम अपडेटेड बताते हैं. So he is actually, army chief is General उपेंद्र द्विवेदी. Okay, let me remove myself. एक सेकंड. हाँ. So the army chief is General उपेंद्र द्विवेदी. The navy chief, white dress होता है नेवी का, है ना. So Admiral दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है. And air force chief is एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है. ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए. एंड हु इज द सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये तो पता होगा गाइस, आप इतना तो बता दो, इंडिया के सीडीएस का नाम क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ये पोस्ट आई थिंक 1 जनवरी 2020 को क्रिएट की गई थी. तो फर्स्ट सीडीएस जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे, है ना. सो फिर उनका डेथ हो गया. आई होप यू आर अवेयर. आई थिंक 2021 में ना, दिसंबर 2021 के आसपास की बात है. He actually died unfortunately in a helicopter crash. So we have another one, the second CDS, Chief of Defense Staff, and his name is General Anil Chauhan. ठीक है. So is it clear? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, but yes एग्जाम में पूछा जाता है. So you should know it. ठीक है. Again, this is actually the class on 22nd July. So XAT 2025 form filling instruction. तो ये आप जरूर क्लास देखिएगा परसों on the same YouTube channel. And 24th July को at 8:30 PM this class would be there. ठीक है. So do join it. Subscribe कर लो चैनल को, है ना, so that whenever we'll put a video you will get the notification. So thank you everyone. Thanks for watching. If you have any question you can ask. I'm giving you 30-40 seconds. अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो. So please subscribe to our channel. है ना, like and share this video also. कोई एक सवाल है? Is there any question? If you have any question, you can share. You can ask. I think no question is there. Okay. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.